नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ढांचे पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग मतलब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन या SHRC। हमारे पास इससे जुड़ा एक दस्तावेज भी है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन.pdf। तो इसी के आधार पर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये आयोग क्या हैं, कैसे काम करते हैं और हाँ, शायद सबसे ज़रूरी सवाल ये असल में कितने प्रभावी हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बने कैसे, इनका कानूनी आधार क्या है। दस्तावेज बताता है कि ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किए गए हैं। हाँ, बिल्कुल। ये वही एक्ट है जिससे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC भी बना। हाँ, तो ये एक तरह से NHRC का ही राज्य स्तर का रूप है। अच्छा। और ये सभी राज्यों में है? लगभग सभी में। दस्तावेज के हिसाब से अब तक 25 राज्यों ने इन्हें ऑफिशियली मतलब सरकारी गजट में नोटिफिकेशन जारी करके बना लिया है। तो 25 राज्यों में ये काम कर रहे हैं। लेकिन इनका दायरा क्या है? मतलब क्या ये हर तरह के मानवाधिकार उल्लंघन को देख सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इनका एक सीमित दायरा है। ये सिर्फ उन्हीं मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच कर सकते हैं जो संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची यानी लिस्ट 2, जिस पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। हाँ बिल्कुल, और समवर्ती सूची लिस्ट 3, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। सही। तो बस इन्हीं सूचियों से जुड़े विषयों पर अगर मानवाधिकार का उल्लंघन होता है तो ही राज्य आयोग देखेगा। मतलब जो मामले सीधे केंद्र के अंडर आते हैं उन पर इनका अधिकार नहीं है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है जो दस्तावेज में भी साफ है, वो ये कि अगर कोई मामला पहले से ही NHRC यानी राष्ट्रीय आयोग या किसी और ऐसे ही कानूनी आयोग के पास है, जैसे महिला आयोग या बाल अधिकार आयोग। हाँ, उदाहरण के लिए, तो अगर मामला वहां पेंडिंग है तो राज्य आयोग उसमें फिर दखल नहीं देगा। अच्छा, ताकि ओवरलैप ना हो। हाँ, मतलब क्षेत्राधिकार का टकराव न हो और कंफ्यूजन न फैले। ठीक है, ये समझ आता है। अब आते हैं इनकी बनावट पर। इनमें होता कौन कौन है? ये कोई एक व्यक्ति तो नहीं चलाता होगा? नहीं, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, एक बहुसदस्य निकाय। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य। कुल 3 लोग? हाँ, कोर बॉडी में। और इनकी योग्यताएं? क्या कोई भी बन सकता है? नहीं, योग्यताएं काफी विशिष्ट हैं। अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वो किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो। रिटायर्ड चीफ जस्टिस, ओके। और जो 2 सदस्य हैं उनमें से एक या तो हाई कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज हो या फिर ऐसे डिस्ट्रिक्ट जज हो जिन्हें कम से कम 7 साल का अनुभव हो। काफी मजबूत न्यायिक पृष्ठभूमि चाहिए। हाँ, और जो दूसरे सदस्य हैं उनके लिए मानवाधिकारों के क्षेत्र में जानकारी या प्रैक्टिकल अनुभव होना जरूरी है। अच्छा, तो एक कानूनी विशेषज्ञ और एक मानवाधिकार फील्ड का व्यक्ति, ये कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश है। जी बिल्कुल। तो अब सवाल है, इतने अहम पदों पर नियुक्ति कैसे होती है? कौन चुनता है इन्हें? दस्तावेज कहता है राज्यपाल नियुक्त करते हैं। हाँ, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं करते। इसके लिए एक कमेटी की सिफारिशें ली जाती हैं। एक कमेटी, उसमें कौन लोग होते हैं? उस कमेटी के हेड होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री और सदस्यों में होते हैं विधानसभा के स्पीकर, राज्य के गृह मंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता। अच्छा, मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल हैं। ये तो अच्छी बात है। हाँ, और अगर राज्य में विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है तो उस काउंसिल के चेयरमैन और उसमें विपक्ष के नेता भी इस कमेटी के सदस्य होंगे। मतलब काफी ब्रॉड बेस्ड कमेटी है ये। बिल्कुल। कोशिश यही है कि नियुक्ति में एक तरह की राजनीतिक सहमति दिखे। ठीक है। और नियुक्ति में एक और सुरक्षा का पहलू है। अगर किसी सिटिंग हाईकोर्ट जज या सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज को सदस्य बनाना है, हाँ, तो ऐसा करने से पहले उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह लेना अनिवार्य है। उनकी सहमति जरूरी है। अच्छा, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता का भी सम्मान है। हाँ, कह सकते हैं। ठीक है। नियुक्ति की प्रक्रिया तो काफी सघन है। अब कार्यकाल की बात करते हैं। कितने समय के लिए चुने जाते हैं ये? इनका कार्यकाल 5 साल का होता है या फिर उनके 70 साल की उम्र पूरी होने तक, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। 5 साल या 70 साल की उम्र? जी। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्यकाल पूरा होने के बाद ये अध्यक्ष और सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी और नौकरी के लिए पात्र नहीं होते। ताकि बाद में किसी पद के लालच में प्रभावित ना हो। बिल्कुल। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ये जरूरी समझा गया है। यहाँ एक बात मुझे दस्तावेज में पढ़कर थोड़ी अटपटी लगी। नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, जैसा हमने अभी बात की। हाँ। लेकिन अगर इन्हें पद से हटाना हो तो वो राज्यपाल नहीं कर सकते। सही कहा आपने। इन्हें हटाने का अधिकार सिर्फ देश के राष्ट्रपति को है।
ये कैसा सिस्टम है? नियुक्त कोई और करे, हटाए कोई और? हाँ, ये व्यवस्था थोड़ी असामान्य लग सकती है, पर शायद इसके पीछे पद की स्वतंत्रता और सुरक्षा को और मजबूत करने का विचार है। हटाने की प्रक्रिया भी आसान नहीं है। क्या आधार होते हैं हटाने के? आधार वही है जो एनएचआरसी के सदस्यों के लिए हैं। मोटे तौर पर देखें तो जैसे अगर वो दिवालिया घोषित हो जाएं अच्छा। या अपने कार्यकाल के दौरान कहीं और से सैलरी वाली नौकरी करने लगें, या फिर अगर वो मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो जाएं, मतलब पद पर बने रहने लायक न रहें। ठीक है। या अगर अदालत उन्हें विकृत मानसिकता का मान ले या फिर किसी अपराध के लिए दोषी ठहराकर सजा दे दे। ये तो स्पष्ट कारण हो गए। हाँ, इनके अलावा राष्ट्रपति उन्हें साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी हटा सकते हैं। साबित कदाचार, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकेपेबिलिटी, लेकिन ये इतना सीधा नहीं है। ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को पहले मामला सुप्रीम कोर्ट को जांच के लिए भेजना होता है। सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा? हाँ, सुप्रीम कोर्ट पूरी जांच करेगा, और अगर जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ, हटाने का कारण सही है और वो ऐसी सलाह राष्ट्रपति को देता है, तभी राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। बाप रे, ये तो बहुत लंबी और मुश्किल प्रक्रिया है। बिल्कुल, इसीलिए ये पद काफी सुरक्षित माना जाता है ताकि वो बिना किसी डर या दबाव के काम कर सकें। ठीक है, कार्यकाल की सुरक्षा तो है। अब बात करते हैं सैलरी और दूसरी सुविधाओं की। वो कौन तय करता है? अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और जो भी सेवा की शर्तें हैं, वो राज्य सरकार तय करती है। राज्य सरकार? हाँ। तो क्या वो बाद में कम भी कर सकती है? नहीं, यहीं पर एक और सुरक्षा है। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद उनकी सेवा शर्तों में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे उन्हें नुकसान हो, मतलब अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। अच्छा, ये भी इंडिपेंडेंस के लिए जरूरी है? जी हाँ, ये सारे प्रावधान, नियुक्ति का तरीका, कार्यकाल की सुरक्षा, हटाने की मुश्किल प्रक्रिया, सेवा शर्तों का संरक्षण, इन सब का एक ही मकसद है। क्या? कि आयोग स्वतंत्र रूप से, स्वायत्ता से और निष्पक्ष होकर काम करें। कम से कम कागज पर तो यही इरादा है। सैद्धांतिक रूप से तो ढांचा मजबूत लगता है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। ये आयोग करता क्या है? व्हाट आर इट्स फंक्शंस? इसके काम काफी सारे हैं, जैसा दस्तावेज में भी दिया है। इन्हें हम कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं समझने के लिए। हाँ, बताइए। पहली और सबसे मुख्य भूमिका है जांच और निगरानी की। ये किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है, या अगर उल्लंघन रोकने में कोई लापरवाही हुई है तो उसकी भी जांच कर सकता है। अच्छा, ये जांच कैसे शुरू होती है? कोई शिकायत करे तब? शिकायत पर भी हो सकती है, या ये खुद से भी मामला उठा सकते हैं, जिसे स्वतः संज्ञान या सुओ मोटो कहते हैं। बिना शिकायत के भी? हाँ, या फिर अगर कोई अदालत आदेश दे तब भी जांच कर सकते हैं। और इसी रोल के तहत ये जेलों का दौरा कर सकते हैं, या जहां लोगों को हिरासत में रखा जाता है वहां जाकर हालात देख सकते हैं और सुधार के लिए सिफारिशें कर सकते हैं। कैदियों के मानवाधिकारों के लिए? बिल्कुल। और अगर मानवाधिकार उल्लंघन का कोई केस किसी कोर्ट में चल रहा है तो ये उसमें इंटरवीन भी कर सकते हैं, मतलब अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, ये हुई जांच और निगरानी। और क्या है? दूसरी भूमिका है सलाहकार और सुधारक की। ये मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए जो कानून और संवैधानिक उपाय हैं उनकी समीक्षा करते हैं और उन्हें बेहतर तरीके से लागू करने के लिए सुझाव देते हैं। जैसे कोई कानून पुराना पड़ गया हो या ठीक से लागू ना हो रहा हो। हाँ, या फिर ये उन वजहों को भी देखते हैं जिनसे लोग अपने मानवाधिकार इस्तेमाल नहीं कर पाते, जैसे कि आतंकवाद, और उनसे निपटने के उपाय सुझाते हैं। तीसरी भूमिका हम कह सकते हैं शिक्षा और प्रसार की है। वो कैसे? ये मानवाधिकारों के फील्ड में रिसर्च को बढ़ावा देते हैं, लोगों में ह्यूमन राइट्स लिटरेसी फैलाते हैं, मतलब जागरूकता बढ़ाते हैं कि उनके अधिकार क्या हैं, उनकी सुरक्षा कैसे हो सकती है। अवेयरनेस कैंपेन वगैरह? हाँ, और जो एनजीओज वगैरह इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके काम को भी प्रोत्साहित करते हैं। और इनके अलावा? इनके अलावा कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो उन्हें मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी लगे। तो दायरा काफी बड़ा है। हाँ, काम तो बहुत सारे हैं, पर ये सब करते कैसे हैं? क्या इनके पास कोई पावर होती है? हाँ, पावर होती है। दस्तावेज कहता है कि आयोग को अपनी प्रक्रिया खुद तय करने की शक्ति है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके पास सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं। सिविल कोर्ट की शक्तियां? इसका क्या मतलब हुआ प्रैक्टिकली? मतलब ये जांच के लिए किसी भी व्यक्ति को समन भेजकर बुला सकते हैं। जैसे कोर्ट बुलाता है? बिल्कुल, उनसे शपथ पर गवाही ले सकते हैं, किसी भी सरकारी दफ्तर से कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड या उसकी कॉपी मंगवा सकते हैं। अच्छा। हाँ,
इनकी कार्रवाई को जुडिशियल कैरेक्टर का माना जाता है। ये राज्य सरकार या उसके किसी भी विभाग से कोई भी जानकारी या रिपोर्ट मांग सकते हैं। सुनने में तो ये काफी पावरफुल लगता है। हाँ, जांच करने के लिए इनके पास अच्छी खासी शक्तियां हैं। लेकिन क्या इन शक्तियों पर कोई रोक भी है, कोई सीमा? हाँ, एक बहुत बड़ी सीमा है जिसका जिक्र दस्तावेज में है और जो काफी महत्वपूर्ण है। क्या है वो? आयोग मानवाधिकार उल्लंघन की घटना होने की तारीख से 1 साल बीत जाने के बाद उस मामले की जांच नहीं कर सकता। क्या सिर्फ 1 साल? हाँ, मतलब घटना के 1 साल के अंदर ही शिकायत आनी चाहिए या आयोग को मामला उठाना होगा। 1 साल से पुराने मामले ये नहीं देख सकते। ये तो बहुत कम समय है। कई बार तो लोगों को पता चलने में या शिकायत करने की हिम्मत जुटाने में ही इससे ज्यादा वक्त लग जाता है। सही कहा आपने, ये एक लिमिटेशन है और इसकी वजह से कई जायज मामले शायद आयोग तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? कहा जाता है कि शायद सबूत जुटाने में दिक्कत होती है पुराने मामलों में, या शायद आयोगों पर काम का बोझ कम रखने के लिए हो, पर यह वाकई इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है। ये तो सोचने वाली बात है। खैर, मान लीजिए मामला 1 साल के अंदर आ गया और आयोग ने जांच पूरी कर ली। अब क्या ये सजा दे सकते हैं, मुआवजा दिलवा सकते हैं? नहीं, यहीं पर आयोग की शक्तियों की एक और सीमा सामने आती है। जांच पूरी होने पर आयोग कुछ कदम उठा सकता है, जैसा दस्तावेज में लिखा है। जैसे वो राज्य सरकार या संबंधित अथॉरिटी को सिफारिश कर सकता है कि पीड़ित को मुआवजा या हर्जाना दिया जाए। सिफारिश कर सकता है, दे नहीं सकता। बिल्कुल। दूसरा, वो दोषी पाए गए सरकारी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा चलाने या कोई और विभागीय कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश कर सकता है। फिर से सिफारिश। हाँ। तीसरा, वो पीड़ित को फौरी तौर पर मतलब तुरंत कुछ अंतरिम राहत देने की सिफारिश कर सकता है। सिफारिश। जी। और चौथा, वो जरूरी निर्देश या आदेश, जिन्हें रिट्स कहते हैं, जारी करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। लेकिन खुद कुछ नहीं कर सकता सीधे तौर पर? नहीं, सजा देना या मुआवजा देने का आदेश देना, ये पावर आयोग के पास नहीं है। इनके काम मुख्य रूप से सिफारिशी प्रकृति के हैं, रिकमेंडेटरी। तो फिर सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ सिफारिशें ही कर सकते हैं तो इनका कितना असर होता होगा? क्या सरकारें इनकी सिफारिशें मानती हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है और आयोग की प्रभावशीलता से जुड़ा सबसे अहम मुद्दा भी है। हाँ। कानूनी तौर पर आयोग की सिफारिशें राज्य सरकार या अथॉरिटी पर बाध्यकारी मतलब बाइंडिंग नहीं है। अच्छा। तो मतलब सरकार चाहे तो ना माने? हाँ, सरकार चाहे तो मना कर सकती है, लेकिन कानून में एक चीज जरूर है। सरकार को आयोग की सिफारिश मिलने के 1 महीने के अंदर आयोग को ये बताना होता है कि उसने उस सिफारिश पर क्या एक्शन लिया है। बताना जरूरी है। हाँ, और अगर सरकार ने सिफारिश नहीं मानी है तो उसे उसका कारण भी बताना होता है। अच्छा, कम से कम जवाब तो देना पड़ेगा। हाँ, एक तरह की जवाबदेही तय करने की कोशिश है, पर असल में कितना असर होता है ये इस पर निर्भर करता है कि सरकारें इन सिफारिशों को कितनी गंभीरता से लेती हैं। और आयोग कितना फॉलो अप करता है? बिल्कुल, अगर सरकारें कारण बताकर भी सिफारिशें खारिज करती रहें तो आयोग के हाथ बंधे हुए हैं। ये तो इसकी ताकत को काफी कम कर देता है। पारदर्शिता के लिए इनकी रिपोर्टिंग वगैरह का क्या सिस्टम है? आयोग अपनी सालाना रिपोर्ट या किसी खास मामले पर स्पेशल रिपोर्ट तैयार करके राज्य सरकार को देता है। और फिर इन रिपोर्ट्स को राज्य विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद अगर है तो के सामने रखा जाता है। सबके सामने? हाँ, और साथ में एक एक्शन टेकन रिपोर्ट ATR भी रखी जाती है, जिसमें बताया जाता है कि आयोग की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई हुई और जिन सिफारिशों को नहीं माना गया उनके कारण भी बताए जाते हैं। तो कम से कम पब्लिक डोमेन में तो आता है मामला। हाँ, इससे थोड़ी पारदर्शिता बनी रहती है। अब एक आखिरी पहलू जो दस्तावेज में है, हमने देखा कि आयोग खुद सजा नहीं दे सकता, तो क्या मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की सुनवाई के लिए कोई अलग से कोर्ट वगैरह है? हाँ, उसी 1993 के एक्ट में जिसने ये आयोग बनाए एक और प्रावधान है, वो है हर जिले में मानवाधिकार न्यायालय ह्यूमन राइट्स कोर्ट स्थापित करने का। हर जिले में? हाँ, प्रावधान तो यही है ताकि मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की सुनवाई तेजी से हो सके, स्पीडी ट्रायल के लिए। इन्हें कौन बनाता है? ये अदालतें राज्य सरकार स्थापित कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति लेना जरूरी है। अच्छा, चीफ जस्टिस की सहमति से? हाँ, और हर ऐसी अदालत के लिए राज्य सरकार या तो एक मौजूदा सरकारी वकील को, जिसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, नियुक्त करती है, या फिर किसी ऐसे वकील को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाती है
जिसे कम से कम 7 साल वकालत का अनुभव हो। ताकि मामलों को एक्सपर्ट तरीके से डील किया जा सके। बिल्कुल, यही उद्देश्य है। तो अगर हम पूरी बातचीत का सार निकालें, राज्य मानवाधिकार आयोग एक महत्वपूर्ण संस्था है। नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, पर एक कमेटी की सिफारिश पर जिसमें विपक्ष भी होता है। हाँ। हटाना मुश्किल है, सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। कुछ मामलों में कार्यकाल सुरक्षित है जी। काम बहुत सारे हैं, जांच, निगरानी, सलाह, जागरूकता। सिविल कोर्ट की शक्तियां भी हैं जांच के लिए। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात, इनकी शक्तियां मुख्य रूप से सिफारिशी हैं, बाध्यकारी नहीं। हाँ, ये एक बड़ा लेकिन है। और दूसरा लेकिन, ये 1 साल से पुराने मामले नहीं देख सकते। सही। तो यही हमें उस शुरुआती सवाल पर वापस लाता है कि ये आयोग जमीनी स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा में आखिर कितने प्रभावी हो सकते हैं। जब सिफारिशें माननी जरूरी नहीं, जब जांच के लिए सिर्फ 1 साल का वक्त है, तो क्या ये वाकई वो बदलाव ला पा रहे हैं जिसके लिए इन्हें बनाया गया था? ये सवाल हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या मौजूदा ढांचे में कुछ सुधार की जरूरत है? क्या इन आयोगों को और मजबूत बनाने की जरूरत है? बिल्कुल, सिर्फ संस्था बना देना ही काफी नहीं होता। उसकी प्रभावशीलता, उसकी ताकत भी उतनी ही जरूरी है। तो ये एक विचार है जो हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं। इन सीमाओं के साथ राज्य मानवाधिकार आयोगों को वास्तव में असरदार बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।